आई एम काउंसलर सुधेंदु मिश्रा। मेरा नाम सुधेंदु मिश्रा है। मैं एक काउंसलर हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द काउंसलिंग। आज हम काउंसलिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इन विच वी विल नो व्हाट इज़ द काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द काउंसलिंग, काउंसलिंग का लक्ष्य क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द काउंसलर, परामर्शदाता का फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द काउंसलर, काउंसलर के गुण क्या होते हैं। काउंसलिंग बिगेंस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1908। 1908 में काउंसलिंग अमेरिका में शुरू हुआ। एंड द फ्रैंक पर्सन इज़ द फादर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के पिता फ्रैंक पर्सन थे, जिन्होंने इस काउंसलिंग को 1908 में स्टार्ट किया। तो काउंसलिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, जो दोनों व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं या निवारण करते हैं। काउंसलर, इसमें दो बातें होती हैं। हम बाहर जो मेडिकल लैंग्वेज में जो हमारे पास आते हैं उनको हम पेशेंट बोलते हैं, बट हमारे यहाँ साइकोलॉजी में उनको पेशेंट ना बोल के हम उनको क्लाइंट बोलते हैं या काउंसली बोलते हैं। तो यहाँ हम काउंसलर और काउंसली के नाम से एक दूसरे को जानते हैं। काउंसलर काउंसली से आमने सामने बैठ के बात करता है, उनके बारे में पूरा उसकी हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझता है। फिर उसके बाद वो अपना उसको निर्णय सुनाता है। धीरे धीरे जैसे काउंसलिंग का सत्र आगे बढ़ते जाता है तो काउंसली को धीरे धीरे उसमें समझ में आने लगता है और वो उसमें अपना इंटरेस्ट लेने लगता है। उसके बाद काउंसली धीरे धीरे जो हमारा क्लाइंट होता है वो बातों बातों में उसके साथ जो कुछ भी अप्रिय घटना घटती है वो अपने आप उसको बयां कर देता है। तो काउंसलर का काम होता है कि वो तनाव को, डिप्रेशन को, अवसाद को, पारिवारिक समस्याएं जैसे तलाकशुदा ज़िंदगी होती है, उस समस्याओं का समाधान करना। आप कहेंगे कि इसमें काउंसलर का क्या रोल होता है, जबकि काउंसलर का रोल बहुत अहम होता है। काउंसलर एक प्रोफेशनल होता है, वो बहुत एक्सपर्ट होता है, क्योंकि जिस बार हम किसी व्यक्ति का काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग करते समय वो हमारे ऊपर बहुत फेथ करता है, विश्वास करता है। ऐसे हम किसी को काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, या कोई भी क्लाइंट हमें आकर के अपना पूरा जो उसकी हिस्ट्री होती है वो नहीं बताता है। तो हम काउंसलिंग में हमारे एक एथिक्स होता है, एक हमारा प्रिंसिपल्स होता है कि हम किसी की बातें जो होती है हम किसी को भी नहीं बताते हैं। तो यह घर वालों को चाहे तो जो उनका जो क्लाइंट्स है वो उनको नहीं बता सकता। वो इसलिए नहीं बताता है क्योंकि उनको पता है कि ये और किसी को बता देते हैं। उनका हमारे पर विश्वास होता है कि ये किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए यहाँ पे जो काउंसलर का रोल बहुत अहम हो जाता है। उसमें हमें पूरा विश्वास होता है, फेथ होता है। तो आकर के फिर वो उसके जो जीवन में घटना घटी है वो हमें पूरा अच्छी तरह से बताता है, और फिर हम उसको घटना को सोच के समझ के फिर उसको आगे हम उसको समस्या का समाधान करते हैं और निर्णय देते हैं, जिससे कि जो क्लाइंट की समस्या होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। तो हम यहाँ देखेंगे काउंसलिंग 6 प्रकार की होती है। फर्स्ट है करियर की काउंसलिंग होती है, जिसमें यहाँ पर काउंसलर का रोल अहम हो जाता है, क्योंकि आजकल जो छात्र हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से फील्ड में जाएं, मेडिकल में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं या और दूसरी फील्ड में जाएं। तो यहाँ पर काउंसलर उनको अच्छी तरह से उनको समझा के बुझा के
उनके मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करके सब कुछ जानने के बाद उनको जो है निर्णय देता है। वो छात्रों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, उसके बाद फिर अपना निर्णय सुनाता है। इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें काउंसलर को लेना चाहिए। काउंसलर लेने के बाद ही हम अपनी करियर की काउंसलिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आती है रिलेशनशिप काउंसलिंग। जैसे आजकल आप देखेंगे कि परिवार में इतना लोगों के पास तनाव रहता है, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते रहते हैं। इसका मतलब जो उनका रिलेशन होता है उसमें बहुत दरारें आ जाती हैं। तो उस दरारों को भरने के लिए काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, और काउंसलर आ करके उस दरारों को भरने में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद आती है चाइल्ड की काउंसलिंग। तो चाइल्ड की काउंसलिंग में हम देखेंगे कि चाइल्ड काउंसलिंग में चाइल्ड क्या करते रहते हैं, छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं, उसके लिए काउंसलर उनको बहुत ठीक से ऑब्जर्व करता है, देखता है, समझता है, फिर उसके बाद वो अपनी उनको विचार देता है। तो इसके लिए हमें चाइल्ड काउंसलिंग के लिए चाइल्ड काउंसलर को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है मैरिज काउंसलिंग। आजकल आप देखेंगे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कंफ्यूज हो गई है अपनी शादी को लेकर के, कि हमारी शादी होगी तो कैसी होगी, हमारा पार्टनर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलने के बाद हमारा उससे व्यवहार कैसे होगा। तो ये सब बातें के लिए हम लोग मैरिज काउंसलर को अपॉइंट करते हैं। मैरिज काउंसलर उन लोगों के जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान करता है, और उनको समाधान करने के बाद उनका निवारण देता है। इसलिए आजकल मैरिज काउंसलर की बहुत वैल्यू हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में हमें देखते हैं कि आजकल का जो मनुष्य का जीवन है वो एकदम नॉन स्टॉप काम किए जा रहा है, ना उसको दिन की चिंता है, ना रात की चिंता है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो दिनचर्या पूरी तरह से खराब हो गई है। दिनचर्या खराब होने के कारण उनमें तनाव पैदा होता है, और तनाव पैदा होने के कारण ही उसमें टेंशन, डिप्रेशन, आजकल जो दूसरी बीमारियां वो आने लगती हैं। तो यहाँ पर काउंसलर अहम भूमिका निभाता है, और जो उनके अंदर वो तनाव आ गया है धीरे धीरे उनको वो रिलीज करता रहता है। उसके बाद आती है बिहेवियर काउंसलिंग। बिहेवियर काउंसलिंग में हमें देखेंगे कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। जैसे आप देखें कोई छोटे बच्चे होते हैं उनको अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसका मतलब उनके बचपन में ऐसा उनके साथ कुछ घटना, एक्सीडेंट घटा, जिससे कि उनका अभी तक उसका प्रभाव उनके मन पर पड़ा हुआ है। तो काउंसलर उनको अच्छी तरह से बैठ के बातचीत करके उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है, जिससे कि जो उनके अंदर जो भय व्याप्त है वो भय को धीरे धीरे काउंसलर उनको रिलीज करवा देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि काउंसलिंग के 3 अंग होते हैं। एक होता है लक्ष्य, दूसरा परामर्शदाता, और तीसरा होता है परामर्श प्रार्थी। तो लक्ष्य, काउंसलर का लक्ष्य होता है कि वो समस्याओं को समाधान करना। जो क्लाइंट हमारे पास आता है, जो हमें वो समस्या बताता है, वो समस्याओं को हमें उनको अच्छी तरह से समाधान करके उसको सेटिस्फाई करना, ये हमारा पहला लक्ष्य होता है। उसके बाद हमारा अंतर्दृष्टि का बढ़ाने का विश्वास होता है। उसके बाद डेवलपमेंट का लक्ष्य होता है। उसके बाद हमारा संज्ञानात्मक लक्ष्य होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल लक्ष्य होता है। उसके बाद निरोधक लक्ष्य होते हैं।
तो ये सब जो लक्ष्य होते हैं वो हमारे काउंसलर के होते हैं। काउंसलर इन सब लक्ष्यों को अच्छी तरह से पूर्ण करता है। ये सब लक्ष्य जिस काउंसलर के अंदर पाए जाते हैं वही एक्सपर्ट काउंसलर या प्रोफेशनल काउंसलर बन सकता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो काउंसलर होता है उसके अंदर क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। तो काउंसलर का जो फर्स्ट फंक्शन या जो उसके कार्य होते हैं उसमें पहला है कि समस्या का समाधान करना। दूसरा होता है कि उनसे बातचीत करते हुए उनको अच्छी तरह से निर्णय देना। और तीसरा कार्य होता है काउंसलर का कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आया हुआ है उसको इतना इस तरह योग्य बना देना कि योग्य बनने के कारण उसको जो भी उसके ज़िंदगी में टफ सिचुएशन आता है फिर भी वो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है और उसका निर्णय ले सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि काउंसलर के क्वालिटीज़ क्या होती है। जो परामर्शदाता होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला गुण उसके अंदर फेथ का होना चाहिए कि जो क्लाइंट आ रहा हमारे ऊपर पूरा अच्छी तरह से विश्वास करे। दूसरा होता है पॉजिटिव थिंकिंग कि जो परामर्शदाता होता है या काउंसलर होता है वो हर समय सकारात्मक रहता है। कोई पेशेंट या कोई भी क्लाइंट कैसा भी आया है उसके बारे में हर समय पॉजिटिव रहता है। दूसरा उसके अंदर एम्पैथी होता है। हमारे जो पेशेंट होते हैं या हमारे जो क्लाइंट होते हैं काउंसलर हर समय उनके प्रति सहानुभूति रखता है। कोई कैसा भी क्लाइंट हो वो हर समय उनके अंदर सहानुभूति रखता है। सहानुभूति रख कर के ही जब हम सहानुभूति किसी के प्रति रखते हैं तो सहानुभूति रखने के कारण ही जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो हमारे नज़दीक आते हैं। और जितना वो हमारे से नज़दीक आते हैं उतना ही हम उनसे बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं। और जितना हम उनके अच्छी तरह से जान जाते हैं उतना ही हम उनकी समस्याओं को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए हमें जो है बहुत फेथफुल होना चाहिए, बहुत सहानुभूति रखना चाहिए और इसमें एक बहुत धैर्य होना चाहिए। हमें जो है बहुत धैर्यता से काम करना चाहिए क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वही सोचते हैं कि जो हम जिसके पास जा रहे हैं अपनी बातों को सुनाने वो हमारी पूरी तरह अच्छी से अच्छी बातों को सुने। क्योंकि आजकल के दुनिया में किसी लोगों के पास टाइम नहीं है कि किसी की बातों को सुनने के लिए। इसलिए काउंसलर का पहला रोल होता है कि वो धैर्यपूर्वक अच्छी तरह उनकी बातों को सुने। और जो काउंसलर होता है वो गुड लिसनर होता है। वो अच्छी तरह से उनकी सब बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है और सुनने के कारण ही उनको निर्णय देता है। अभी हम आगे चलेंगे कि हमारा जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग हम किसी क्लाइंट के साथ कैसे करते हैं। तो उसकी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मेंटल एग्जामिनेशन। तो कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम ये सोचते हैं कि इसके हम बारे में पहले हम जो इसकी पास्ट हिस्ट्री होती है उसके बारे में हम उससे जानकारी पूरी तरह लेते हैं कि इसके जो पास्ट में कोई घटना घटी या नहीं घटी, घटी तो कैसे घटी, क्या हुआ, उस बारे में हम पूरी तरह उससे हम इन्फॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसके जो प्रेजेंट बीमारी होती है उस बारे में उससे हम जानकारी लेते हैं कि आपके अंदर कोई अभी विशेष बीमारी तो नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, कैंसर हुआ या बीपी हुई, डायबिटीज़ हुआ। उसके बाद हम उससे कौन कौन सी
दवा खा रहे हैं, वो दवा के बारे में हम उससे जो है बारे में बातचीत करते हैं कि कौन कौन सी दवा अभी आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, जैसा आपकी जो बीमारी है उस अनुसार। उसके बाद हम एलर्जी के बारे में उससे बात करते हैं कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं है। जैसे आजकल लोगों को, किसी को फूलों से एलर्जी हो जाती है, तो किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को सब्जी से भी एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को आप सब्जियों में कैबेज से भी एलर्जी हो जाती है। तो वो किस चीज़ से एलर्जी आपको है, वो सब एलर्जी के बारे में हम पूरा उसका नोट डाउन करते रहते हैं। उसके बाद हम उसकी फैमिली बैकग्राउंड में पूछते हैं कि आपकी जो फैमिली की हिस्ट्री है, परिवार की हिस्ट्री है, उसके बारे में आप बताइए। कितने लोग हैं, आपके पिताजी हैं या नहीं हैं, माताजी हैं या नहीं हैं, आपके बच्चे कितने हैं, उनकी एज क्या है, वो स्कूल जाते या नहीं जाते हैं। इस तरह उसके हम उनका जो है फैमिली के बारे में पूरा बैकग्राउंड लेकर के हम नोट करते हैं। उसके बाद हम उनका जो है सामाजिक इतिहास, उसके ऊपर हम उनका ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो आसपास आपके पड़ोसी हैं वो कैसे हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उनका आपका कैसे उनसे संबंध है, किससे आपका बनता है या किससे नहीं बनता है, उस बारे में फिर हम उनसे जो है सामाजिक इतिहास के अंदर नोट डाउन करते हैं। उसके बाद फिर हम उनके व्यवसाय के बारे में पूछते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं। उसके बाद लास्ट में उनके इनकम के बारे में जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देखिए समय अनुसार इनकम के बारे में, इनकम की कमी होने के कारण ही काफ़ी लोग तनाव, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये सब हम उससे ले करने के बाद उसको हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद उसको हमारे पास एक प्रश्नावली होती है, उसको हम उसको भरने के लिए देते हैं। प्रश्नावली भरने के बाद ही हम उसको फिर आगे का सेशन लेते हैं, और हम लोग 4 या 5 सीटिंग के द्वारा ही, 4-5 सीटिंग ले करके वो जो हमारा क्लाइंट है उसकी जो पुरानी बीमारी है या पुरानी आदतें हैं उसको हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी अभी हमारे पास एक क्लाइंट आया था, वो डिप्रेशन का पेशेंट था। तो हमने उसको 2 सीटिंग दिया। तो 2 सीटिंग में काफ़ी उसको रिलीफ हुआ। उसकी घटना ऐसी है कि मैं उससे बातचीत करता रहा, तो बातों बातों में उसने मुझे बताया। मैंने पूछा भाई ये समस्या आपको कब से हुई है, तो बोला अभी मुश्किल से 6 महीना या 1 साल से हुआ है। तो मैं धीरे धीरे जैसे उसकी बैकग्राउंड लेता गया तो उसने अपने आप ही अपने मुंह से बताया कि भाई ऐसा है कि मेरे पास 5 से 6 लाख रुपया था और मैंने किसी को वो इंटरेस्ट पे दे दिया। तो पहले तो हमें ब्याज देता था, लेकिन जो अभी कुछ समय से ना तो हमें वो ब्याज दे रहा है और ना ही हमें वो मूलधन वापस कर रहा। उससे हम बात करते हैं तो बोलता है कि जो आपको करना कर लो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं दे सकते। तो ये सोच सोच के वो बंदा जो है क्लाइंट डिप्रेशन में चला गया। तो हमारे पास आया, तो हमने उससे बातचीत किया, तो हमने उसको काफ़ी गाइड दिया, उसको समझाया बुझाया कि जो कुछ भी हो रहा है आप उसको नथिंग न्यू समझो, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी पैसा तो चला गया, लेकिन अभी आपकी हेल्थ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हेल्थ भी गई और वेल्थ भी गई तो फिर आपका क्या रहा आपके साथ। इसलिए जितना हो आपको अभी अपने आप को संभालना है और भगवान से प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है कि भगवान उस व्यक्ति को आप सद्बुद्धि दीजिए
कि जितना सद्बुद्धि देंगे कि एक दिन हो सकता है कि उसके पास भी समस्या हो, पैसे उसके पास ना हो, तो आपको कहाँ देगा। तो धीरे धीरे आप बाबा को बोलिए, शिव बाबा को, भगवान को बोलिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। तो आपकी हेल्थ चली गई और बाद में पैसा भी आ गया तो आपके कुछ काम का नहीं होगा। तो जो क्लाइंट था उसको कुछ बात समझ में आई। फिर हमने उसको ये टिप्स दिया कि भाई आप अकेले मत रहो। अकेले रहने से ये जो डिप्रेशन होता है उसका जो अंधकार छा जाता है। आप कभी भी ग्रुप के साथ रहो, 2 के साथ रहो, 3 के साथ रहो। और कभी मैंने उनको समझाया कि आप उदास मत होइए। जब कभी भी आपको उदासी आती है, ऐसे संकल्प आते हैं, तो आप अच्छे अच्छे गीत हेडफोन में लगा के सुनिए। तो उससे जो होगा, आपका जो डिप्रेशन है धीरे धीरे आपका ख़त्म होगा। तो क्लाइंट ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और जैसे जैसे हमने उसको बताया वैसे वैसे उसने अपनी बातों को करने लगा। और धीरे धीरे अभी तक उसका हमने 2 सेशन लिया है। 2 सीटिंग में काफ़ी हद तक वो 30 to 40% तक उसका काफ़ी अभी वो टेंशन से, डिप्रेशन से रिलीफ हुआ है। तो आजकल तो दुनिया में डिप्रेशन का एक, जैसे बारिश की सीज़न होती है उसी तरह ये डिप्रेशन का भी एक सीज़न चल रही है। स्पेशली जब से ये कोरोना काल आया तब से तो इसकी बहार ही आ गई इस डिप्रेशन के। क्यों चारों तरफ लोग इनकम लेस हो गए, लोगों के पास खर्चे तो बहुत है लेकिन इनकम ही नहीं है। इस तरह लोगों को काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन में हो गए हैं। इसलिए ऐसे टाइम पे काउंसलर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। काउंसलर बनने के लिए हमें इसके लिए 2 साल का कोर्स होता है, वो हमने किया। MSc इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के द्वारा हमने इसको कोर्स को किया। कोर्स को करने के बाद काउंसलर की अहम भूमिका क्या होती है वो अभी हमको रियलाइज होता है जब हमारे पास हमारे भाई बहनें अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं और उन समस्याओं को जब हम उनको समाधान कर देते हैं और जब उनके फेस पे स्माइलिंग दिखती है, खुशी दिखती है, तब हमें लगता है कि जो हमने कोर्स किया वो हमारा कोर्स करना सफल हुआ। तो हमारा तो लक्ष्य ये है कि जितने भी भाई बहनें आएँ, हम सबको सेटिस्फाई करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि अभी आने वाला जो समय है बहुत भयानक कंडीशन में आने वाला है। उसके लिए अभी से ही हमको जो है इसके बारे में जागरूकता फैलानी ज़रूरी है, नहीं तो लोग संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके लोगों को डिप्रेशन के बारे में जागरूक करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट आजकल डायबिटीज़, कैंसर के बारे में जागरूक कर रही है, उसी तरह हमें इस बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहिए और इस काउंसलिंग के बारे में पब्लिकली बताना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये जो काउंसलिंग सब्जेक्ट है उतना फेम नहीं हुआ है जितना कि दूसरे सब्जेक्ट हो गए हैं। इतना भी तो उसको प्रसिद्धि नहीं मिली है। लेकिन फिर भी आजकल आप देखेंगे कि NGOs में भी लोग काउंसलर को रख रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी काउंसलर को अपॉइंट कर रहे हैं। स्कूलों में भी आजकल काउंसलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आजकल काउंसलर की वैल्यू बढ़ रही है। लोग इनके महत्व को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो हमें सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि जितना हो सके इस तनाव
और डिप्रेशन से दूर रहें, अपने को हर समय खुशी में रखें, मुस्कुराते रहें। इसलिए कहा जाता है कि खुशी जैसा कोई खुराक नहीं है। तो हमें हर समय खुशी का जो खुराक है उसको खाते रहना चाहिए। जितना हम खुशी का खुराक खाएंगे उतना हमारा जो मन है हमारा वो पावरफुल बनेगा। तन और मन जब हमारा पावरफुल बन जाएगा तो कोई भी तनाव या जो अवसाद है वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान देना है कि अपनी बीमारी को हमसे दूर रहने दें, उस बीमारी को नज़दीक आने न दें, नहीं तो बड़ी समस्या गंभीर हो जाएगी। इसलिए काउंसलर की अभी अहम भूमिका है। इस समय अपनी अहम भूमिका को निभाते हुए हम अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो आज हमने थोड़ा काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा लेक्चर हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ओम शांति।